अच्छा, सो लास्ट टाइम हमने दो साइकिल्स, जो दोनों को हम कार्नो साइकिल्स कह सकते हैं, वो हमने लास्ट टाइम कवर किए थे एंड पे। एक देश ये साइकिल था जिसमें you have four reversible processes. Two of them are isothermal and two of them are adiabatic. और इसके बाद एंड दिस इज यूजिंग गैस। आप यहाँ पे कैप्शन में भी देख सकते हैं कि इट्स ए कार्नो गैस साइकिल। सो गैस, आइडियल गैस या कोई भी है। द लेवल, ये मुझे लगता है ये परिंदों को किसी और कमरे में शिफ्ट करना पड़ेगा एक सेकंड। अच्छा, सो इस लेवल पे ये जो डिस्कशन हो रही है इस चैप्टर में, कार्नो साइकिल्स, पावर साइकिल, इसमें आपने नोट किया होगा कि कोई डिटेल्स नहीं है कि कौन सा गैस है, कौन सा सब्सटेंस है, ठीक है ना। तो लेकिन वन थिंग यू नीड टू नोट दैट इन दिस साइकिल or in this implementation of Carnot power cycle, the pressure and temperature both vary. On the other hand, you see the other cycle, ये Carnot वेपर साइकिल है, वेपर पावर साइकिल। और इसमें आपने नोट किया कि जो आइसोथर्मल प्रोसेसेस है दो, ठीक है ना, 4:1 एंड 2:3, इसमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है। सो which is only possible if there is a phase change, ठीक है। But that's just another way of implementing. Um, how do you recognize a Carnot cycle, a Carnot power cycle? You recognize them by these four processes. Yeah, two must be isothermal and two must be adiabatic, and they must be alternate. मतलब हर एडियाबेटिक के बाद आइसोथर्मल, फिर आइसोथर्मल के बाद। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ये मैं एग्जाम के लिए बता रहा हूँ कि इन केस यू फॉरगेट, कि बिफोर यू कैन कॉल ए साइकिल ए कार्नो साइकिल, तो दो चीजें आपने देखनी है। एक क्या कि आपके पास चार ये जो है ना, ओके, सो यू नीड फोर प्रोसेसेस, ये देखना है। दूसरा ये है कि उसमें टू मस्ट बी एडियाबेटिक and two must be isothermal, and that's not enough, they must be alternating, ठीक है। सो एडियाबेटिक के बाद isothermal, isothermal के बाद एडियाबेटिक। as long as these requirements are met, you have a Carnot cycle। आप नोट करें कि वो इस इम्प्लीमेंटेशन में भी है, ठीक है, और पिछले में भी है। और दूसरी बात जो although it's obvious but you must remember, और वो ये है कि जिस एफिशिएंसी की हम बात कर रहे हैं कि वो इस मैक्सिमम एफिशिएंसी को एक्सीड नहीं कर सकता, वो क्या है, टी हाई टेम्परेचर ऑफ हाई हॉट रिजर्वायर। और यहाँ पे क्या था, something like this, yeah, which you can also write in this form, 1 minus T cold over T hot। तो ये बहुत जरूरी है कि ये एफिशिएंसी कौन सी एफिशिएंसी है, इट्स वन स्पेशल टाइप ऑफ एफिशिएंसी, याद है आपको, कैन सम थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल, ये बहुत जरूरी है कि थर्मल एफिशिएंसी, क्योंकि अगर आपने इस चीज को मिस किया तो फिर आपको ऐसे क्लेम्स करेंगे कि जो कि गलत होंगे। मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। और ये इसमें साइकिल ऑटोमेटिक है, यू आर टॉकिंग अबाउट ए थर्मो पर्टिकुलर साइकिल, ठीक है। तो अब ये है कि आपको याद होगा हमने टरबाइंस पढ़े थे, ठीक है, और टरबाइंस में आपको याद होगा कि एक स्टीम टरबाइन था और दूसरा था क्या, हाइड्रोलिक टरबाइन, ठीक है।
सो दोनों में आप क्या कर रहे हैं कि अगर ये आपके पास टरबाइन है, मैं अगर बॉक्स बना दूं टरबाइन, तो आप क्या लेते हैं सराउंडिंग से जिसको आप कन्वर्ट करते हैं वर्क में? याद आ रहा है आपको? यू प्रोड्यूस बेसिकली इलेक्ट्रिकल वर्क, नहीं है, मैं टरबाइन में मैकेनिकल वर्क है ना, क्योंकि अभी पावर प्लांट नहीं है। मैकेनिकल वर्क, you produce mechanical work, and what do you get to this side? Does anyone remember that? टर्बाइन किस फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करता है उस फॉर्म में? Mass flow की kinetic energy. Yes, but you remember, because the surrounding, that energy must cross the boundary, yeah? आप अगर देख लें इसको, it must cross the boundary, तो उस दौरान ये पॉसिबल है कि वर्क इंटरेक्शन भी हो इस साइड से भी, ठीक है ना? You can think of the surrounding working on the system, अगर आप उसको ऐसे देख लें। So मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो डिटेल आप उस चैप्टर में जाके पढ़ लें, लेकिन the thing I want to emphasize is that there is this, if you calculate the efficiency of a turbine, that will not be thermal efficiency, ठीक है? वो क्या होगा? It will be a ratio of, let's say, output work divided by energy एट द इनपुट, जो कि वर्क फॉर्म में भी आ सकती है, वो आपने बता दिया, ठीक है ना? काइनेटिक एनर्जी जैसी भी आप देख लें। अब ये इस एनर्जी के ऊपर आप ये कंडीशन नहीं लगा सकते कि जो है ना वो मैक्सिमम होना चाहिए और ये वो है। इसके ऊपर क्या कंडीशन है? इट मस्ट बी, या इसके ऊपर कंडीशन कहाँ, किस लॉ से आएगा इस एफिशिएंसी के ऊपर? वो सेकंड लॉ से नहीं आएगा, वो आएगा फर्स्ट लॉ से, क्योंकि दैट्स नॉट थर्मल एफिशिएंसी, एंड ऑल यू कैन से दैट दिस मस्ट बी लेस देन 1, ठीक है? So similarly, you can have Carnot cycles, mm, for refrigeration and heat pumps. But let me tell you one more thing. Let's say हम इसकी बात करते हैं, इस वाले की। लास्ट टाइम मैंने इस एरिया के बारे में क्या बताया था कि ये जो एरिया enclosed by these 4 processes, ये जो एरिया है ये क्या होगा? This must be, याद है किसे? Work done per unit mass. वर्क डन पर यूनिट मास। ये पर यूनिट मास को आपने नहीं भूलना, ठीक है? वजह, इसकी वजह क्या है? वर्क डन क्यों नहीं है? Because वो specific volume है। ये है ना, क्योंकि दोनों एक्सिस पे जो है ना ये इंटरनल इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। प्रेशर इज ऑलरेडी एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड दिस इज ऑलरेडी एन इंटेंसिव, दिस इज आल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जब आप ये कैलकुलेट करते हैं इसका ओवर साइकिल, तो दिस कैन नॉट गिव यू वर्क, दिस कैन ओनली गिव यू वर्क पर यूनिट मास, ठीक है? अच्छा, और यहाँ पे वैसे एक, ऑल्दो मैं उस तरह की ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछ रहा, कम से कम इस कोर्स में, क्योंकि इस कोर्स ऑलरेडी इतना डिफरेंट है आप लोगों के लिए। ये कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स होता तो फिर आपको डिफरेंट क्वेश्चन मिलते एग्जाम में। सो आई डोंट वांट टू एक्चुअली पुश यू टू दोज लिमिट्स, लेकिन आपको सिर्फ मैं एक हिंट दे रहा हूँ कि इस तरह का एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बन सकता है। तो अब इसमें आपने नोट किया कि ये जो प्रोसेसेस के एरोज हैं ये क्लॉकवाइज है, ठीक है? इट्स क्लॉकवाइज, नजर आ रहा है आपको ना, ये क्लॉकवाइज है। तो व्हेन यू कैलकुलेट दिस इंटीग्रल, तो क्लॉकवाइज आपको एरिया मिल जाता है। तो नॉर्मली आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आपने ईएमटी में भी पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, याद है आपको ना?
ठीक है। तो अगर आप राइट हैंडेड इस पे अप्लाई करें तो इसका राइट हैंड रूल अप्लाई होगा, तो वो जो वेक्टर है वो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, बताएं। एंड टू द पेज होगा या आउट ऑफ द पेज होगा? एनीवन? ये तो ऑब्वियस है ना, एंड टू द पेज होगा ये। तो वो किस चीज को कंफर्म कर रहा है? द फैक्ट दैट दिस फॉलोज अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, वो जो वेक्टर बन रहा है वो बनेगा एंड टू द पेज। तो राइट हैंडेड में वो पॉजिटिव जी एक्सिस होगा। अगर ये इसको मैं अगर कह दूं एक्स एक्सिस और इसको मैं कह दूं वाई एक्सिस, तो इसमें तो पॉजिटिव एक्सिस आउट ऑफ द पेज होना चाहिए ना, जी एक्सिस। यस और नो? हम्म आप लोग सारे ब्लैंक क्यों हैं? मैं चेक कर लूं, डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ मैं? कनेक्टेड है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं? क्वेश्चन ये है कि वर्क डन, आप यहाँ पे कहते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव है, ठीक है। तो वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो ये जो राइट हैंड रूल जब आप इस पे अप्लाई करते हैं तो एक्सेस भी आउट ऑफ द पेज होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे तो एंड टू द पेज आ रहा है। तो इसको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे, इसको, इस डिलेमा को? एनीवन? ये आप सोच के बताएं फिर मुझे क्लास के बाद। So the first thing you need to think is that whether the right hand rule applies here or not. Right hand rule आप कहाँ अप्लाई करते हैं? उसके लिए कंडीशन है राइट हैंड रूल अप्लाई करने के लिए, जो यहाँ मीट नहीं हो रही। So you need to just remember that sense, और यहाँ पे वो सेंस उल्टा हुआ है ना। अगर वो आपको याद होगा कि वो क्लॉकवाइज था, तो यहाँ पे देखिए प्रोसेसेस का जो ओवरऑल सेंस है वो क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज है। सो यहाँ पे जो वर्क डन आपको यहाँ मिलेगा, वो वर्क डन यहाँ पे क्या मिलेगा, पर यूनिट मास, दैट विल बी नेगेटिव। और इसी से आप भी कंफर्म कर लें कि ये रेफ्रिजरेशन साइकिल होगा और या हीट पंप साइकिल होगा। बाकी इफ यू वांट टू कॉल इट अ कार्नोट साइकिल, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? पहले बताया था 4 साइकिल्स, ठीक है। और दो, 2 of them must be isothermal, 2 of them must be adiabatic and they must alternate। तो ये सारी अगर आप ये देख लें इसमें, तो सारे रिक्वायरमेंट्स यहाँ मीट हो रहे हैं। दे alternate to adiabatic to isothermal, all must be reversible। रिवर्सिबल भी जरूरी है, क्योंकि जो एफिशिएंसी यहाँ पे या जो यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं होगी, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा। whether you are calculating efficiency or coefficient of performance, you must get the maximum possible value, और उसके लिए जरूरी है कि सारे प्रोसेसेस रिवर्सिबल हो। तो ये यहाँ पे मीट हो रहा है, ठीक है। एंड अगेन दिस इज जस्ट वन इम्प्लीमेंटेशन। इसका वो अल्टरनेटिव भी पॉसिबल है कि जिसमें ये फ्लैट हो जाए ना, ये दोनों, जिस तरह वेपर साइकिल था। सो यू कैन इमेजिन मेनी सच प्रोसेसेस। और ये चूंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ऑथर है, सारी एग्जांपल जिसने वो दी है, इसमें सिर्फ यहाँ हिंट दिया हुआ है कि यू कैन हैव मेनी पॉसिबिलिटीज, और आपको सिर्फ इरिवर्सिबल 4 प्रोसेसेस चाहिए। और उसने आपको सिर्फ एक हिंट दिया हुआ है कि अगर आप इमेजिन करना चाहते हैं तो यू कैन हैव ऑल दो, सम ऑफ दोस प्रोसेसेस में इन्वॉल्व कैपेसिटर बीइंग चार्ज एंड डिस्चार्ज, या और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, या मैग्नेटाइज्ड, डीमैग्नेटाइज्ड।
आपको चूंकि रिवर्सिबल चाहिए ना, तो चार्जिंग के बाद डिस्चार्ज लाजिमी है, मैग्नेटाइजेशन के बाद डीमैग्नेटाइजेशन रिक्वायर्ड है. तो यू कैन इमेजिन many implementations of Carnot cycle. ठीक है, so it's not specific to thermal systems. So अब नेक्स्ट जो 5.11 है ना, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ. लेट्स गो बैक बिकॉज आई वांट यू टू सी इट राइट देयर, और वो काफी इंटरेस्टिंग होगा. It is something related to the Kelvin scale. Kelvin scale जो हमने यहाँ पे किया था, ये. अच्छा, इसके बारे में एक चीज आप नोट कर लें कि if I rewrite this as QC over TC, and I say QH over TH, लेट्स से इनमें से एक प्लस है दूसरा माइनस है, इट डजंट मैटर कौन सा प्लस है कौन माइनस है, लेकिन n इक्वल टू 0. इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं. So whenever you write something in this form, so this ratio, पहली बात तो यह है कि इस तरह का इक्वेशन जब आपको मिल जाता है कि यू आर एडिंग क्वांटिटीज एंड दे एड अप टू 0, इससे क्या आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है, और ये भी है, आपको पता है कि साइकिल के लिए हो रहा है. ठीक है, यू आर कैलकुलेटिंग समथिंग ओवर अ साइकिल. तो ओवर अ साइकिल इफ समथिंग एड्स अप टू 0, तो दैट थिंग must be something, must be a type of something. तो वो आपको कोई हिंट यहाँ मिल रहा है कि क्या होना चाहिए? ये क्वालिटी किस चीज में होती है? आप इसको ऐसे देख लें that you have you go from one state to another and then you go back. You have a cycle, और साइकिल में जब भी आप यू आर एडिंग समथिंग एंड यू गेट 0, तो ये चीज किसके लिए ट्रू होती है? नहीं समझ आ रही बात? चलो ठीक है, अगर आपको नहीं आ रही इसका मतलब है कि मैं भी आई एम आस्किंग टू मच. ये नेक्स्ट चैप्टर में असल में इसका जवाब है, लेकिन आई जस्ट वांट टू सी वेदर यू कैन सी इट एट दिस पॉइंट. तो आप इस क्वेश्चन को अपने जहन में रखना है, ठीक है ना? if you are really clever, you can sense this at this point, but don't worry, we are reaching there. Okay, अब यहाँ पे उसका जवाब तो नहीं है उस सवाल का, लेकिन उस डिस्कशन से एक चीज आप कंक्लूड कर सकते हैं कि मैंने किस चीज के बारे में क्वेश्चन किया था. दैट वाज ए रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर एंड टेम्परेचर. ठीक है, दिस वाज द रेशियो. तो यहाँ पे उसी टाइप की चीज जो है ना यहाँ पे इंटीग्रेट हो रही है. ठीक है, यहाँ पे आप क्या इंटीग्रेट कर रहे हैं? यू आर इंटीग्रेटिंग these. Actually integration is also a kind of summation, incremental summation. तो B is for boundary, this means boundary. तो आप बाउंड्री पे कर रहे हैं सारा. वहां पे चूंकि सिंपल था, तो आपके पास रिमेंबर प्लैंक केल्विन स्टेटमेंट के लिए हमने बहुत सिंपल बाउंड्री रखी थी कि one was a hot reservoir, yeah, one was a cold reservoir and there was nothing else. तो इसीलिए वहाँ इस समेशन में आपके पास सिर्फ दो चीजें आ रही थी. ठीक है, one was for hot and one was for cold, प्लस माइनस साइन,
and then you set 0. ये जरा ज्यादा complicated है क्योंकि इसमें what you call Clausius inequality, इसमें you do not assume any simple uh, scenario like that. You can have a general scenario where the boundary can be complicated. So there can be many things, many parts of the boundary. Let's say boundary में यहाँ पे कुछ हो रहा है, 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 और हर जगह पे टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है. लेट्स से यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे T2 है, T3 है, and so on, because different parts of the boundary, yeah, maybe there are different parts of surroundings. So instead of calling them T1, T2, and so on, you just define T as a variable, yeah, which can vary along the boundary from one point to next. और हर पॉइंट पे मैं इसको सिर्फ पिक्चर करना चाह रहा हूँ कि हाउ डू यू सी दिस. सो किसी भी at any point of the boundary you can imagine, let's say if I am focusing on this part of the boundary, तो उस part पे let's say temperature T है, और इस दौरान जो हीट ट्रांसफर है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डेल्टा Q. So and then I divide delta Q over T. So this gives me something very similar to that ratio. ठीक है ना? So and I know that although that was a simple case, this is a more complicated case. लेकिन अगर if I add all these contributions from different parts of the boundary, you can show that you will get this inequality. ठीक है? तो पहले इस फॉर्म को समझे, उसके बाद प्रूफ की तरफ बाद में जाते हैं. और आपको ये भी याद होगा कि हम ये रेशो हमने वहां पे जब लिया था तो वी इंसिस्टेड दैट द प्रोसेसेस वर रिवर्सिबल. इसका मतलब यहाँ पे भी रिवर्सिबिलिटी जरूरी है कि ये हर जगह पे आपके पास जो हीट ट्रांसफर है, इसीलिए हम टी यूज करते हैं ना. हम टी एन और टी आउट यूज नहीं करते. हम ये नहीं करेंगे सिस्टम का हर पॉइंट पे टेम्परेचर डिफरेंट है, लेकिन हर पॉइंट पे सराउंडिंग के साथ सिस्टम का टेम्परेचर जो है ना वो नियरली द सेम है, so that you respect that reversibility. So and और ये इंटीग्रल जो है ये जो इंटीग्रल लेफ्ट साइड का, ये आपने देखा होगा सीबीटी में, सॉरी मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में. इसका क्या मतलब होता है? साइक्लिक. ठीक है ना, एंटायर साइकिल. ठीक है. So you discovered something where you have a quantity which is the ratio of incremental heat transfer and the temperature. Yes, कोई क्वेश्चन था? And the inequality. So before I go to the proof, you must see this in the same fashion as you saw Kelvin-Planck statement. उसमें आपको याद होगा उसमें भी inequality थी. ठीक है, और उस inequality में आपको याद होगा कि उसका क्या मतलब था, equal to 0 का क्या मतलब था, और less than 0 का क्या मतलब था, याद है आपको? Equal to 0 का मतलब था that there are no irreversibilities, और less than 0 का मतलब था कि there are some irreversibilities. तो इसमें भी आपको अभी हम जब इसकी प्रूफ तो नहीं कह सकते, इट्स जस्ट थॉट एक्सपेरिमेंट. So I get to this फॉर्म. ये फॉर्म, इस फॉर्म में लिखना अभी मैं नहीं बताना चाहता. फर्स्ट लेट्स डिस्कस कि ये इनइक्वालिटी कहाँ से आई है. सो लेट्स डिस्कस दिस. ये बॉक्स में आपको नजर आएगी. तो इस बॉक्स में आई वांट यू टू फोकस ऑन दिस थॉट एक्सपेरिमेंट. सो यू हैव ए reservoir and just call it T reservoir. And now why we need this, I'll come to that later. But you have a system
this is your system, yeah, and let's say you are focusing on some part of the boundary which is at temperature T, yeah? So I mean जिस तरह वहां पे मैंने एक पार्ट शो किया था ना कि यहाँ पे टेम्परेचर T है और उस पार्ट में जो है ना in that part of the boundary the system is interacting with the surrounding और जो heat transfer है वो है delta Q, तो उसने भी यहाँ पे delta Q, यहाँ पे you see that delta Q and T, so we are only focusing on that small segment and you have to imagine many such diagrams for each segment, ठीक है, तो ये तो एक schematic हो गया. Now why do we need this part in this diagram is that you remember that we want to distinguish between reversible processes and irreversible processes. Irreversible. So we imagine that okay, there is some, क्योंकि ये भी आपको पता होगा कि जो रिजर्वायर है, रिजर्वायर के साथ जरूरी नहीं है कि रिजर्वायर के साथ आपका टेम्परेचर सेम हो, देखो ना, we leave the possibility open that the temperature of the system is different from the temperature of the reservoir. तो आपको याद होगा ना कि रिवर्सिबिलिटी के लिए we required these two to be the same. तो ये चूंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो we assume that okay they may not be the same, so T may not be equal to T reservoir, ठीक है, if that part of the surrounding is reservoir. तो आप इमेजिन करें कि वो जो irreversibility है उसको आप conceptually कैसे दूर करना चाहते हैं. So you assume an intermediate cycle which is reversible and it's between two reservoir system and surrounding. और आपको पता है कि जब whenever some reversible cycle is between two reservoirs, so you can imagine that okay, heat transfer, this is one heat transfer into that's reversible cycle, this is another heat transfer out of that reversible cycle, and you see you can get work from that. So you just call that delta Q prime, and the work out of it is delta W prime, and delta Q is the heat transfer to the other side. तो ये आपने असल में आइसोलेट कर दिया, ये इंटरमीडिएट साइकिल जो है ना ये रिवर्सिबल है, और बाकी फिर जो है ना इसके बाद एवरीथिंग एल्स इज रिवर्सिबल. इसका मतलब ये हुआ कि because you conceptually isolated the reversible part of the cycle, so any irreversibility must come from within the system, ठीक है ना. इसको अलग से रिप्रेजेंट करने का ये फायदा हुआ कि you define this small system in such a way, क्योंकि आपको पता है ये जो सिस्टम बाउंड्री है ये भी एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो आप उसको डिफाइन ही उधर कर लें कि उसमें इर्रिवर्सिबिलिटी सारी उसमें आ जाए और जो भी रिवर्सिबिलिटी है वो बाहर आ जाए उसकी, ठीक है. No, this system can have reversible parts, but all the irreversibility must be included in the system, and this intermediate cycle can only be reversible. और फिर आप combined system बनाएं, ये जो combined system है ये, इस combined system में you have only one reservoir, ठीक है. तो when a system, which in this case is the combined system, when it's interacting only with the single reservoir, इसका फायदा ये होता है कि हम जो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है वो हम यहाँ पे रिकॉल कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें अगर आप इस डायग्राम पे अप्लाई कर दें, so for the intermediate process you know you can write this thing, yeah, because of reversibility के लिए हम ये कह सकते हैं ना कि delta Q over T is delta Q over T, and then you apply first law of thermodynamics. इसके लिए तो किसी कंडीशन की जरूरत ही नहीं है, and then you rewrite this equation as if you are writing an equation for WC. WC के लिए equation क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, so you will have W delta Q prime minus D
EC. EC is the total energy in that short interval. So, and this W prime, W Q delta Q prime, this can be replaced by that expression. यहाँ पे आपने गौर से देखना है कि if I remove this and if I just plug that thing here, that thing, तो किधर आ जाए, क्या आ जाएगा मेरे पास? I want an expression for delta Q prime. तो यहाँ से अगर आप डेल्टा Q prime के लिए एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं तो क्या होगा? उस साइड पे डेल्टा Q over T है and you just multiply that with T res, T res. ठीक है, ये इधर आप रख दें इधर. So you will have T res delta Q over T minus DEC. And now I want to integrate this work over the complete cycle. Not only the complete cycle, but also the complete boundary. इस इंटीग्रल का मतलब यह है कि over the cycle and over the entire boundary, ताकि कुछ चीज आप मिस ना करें. तो ये इंटीग्रल इधर भी अप्लाई हो जाएगा, राइट साइड पे इधर भी अप्लाई होगा, इधर भी अप्लाई हो जाएगा. नाउ दिस इंटीग्रल मस्ट बी जीरो क्योंकि एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी, और आपको पता है कि प्रॉपर्टी की इक्वालिटी है कि whenever you integrate a property over the entire cycle you must get zero. So that is exactly what you see in this part. ये जो हमारे पास आ गया है, ये इसमें ये वो जीरो है जिसकी मैं बात कर रहा था. तो अब आप गौर से देखिए कि ये वो इनइक्वालिटी यहाँ पे कैसे आएगी. ये जो T, चूंकि ये रिजर्वायर का टेम्परेचर है, दिस कैन कम आउट ऑफ द इंटीग्रल, ये बाहर आ गया. देखो अंदर क्या बच गया, वही इंटीग्रल जो ऊपर आपको नजर आ रहा था. The integral over the entire cycle and over the entire boundary of that new quantity, which is delta Q over T, or B is for boundary. Now this is equal to the cyclic work. अच्छा, अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि, और ये कंबाइंड सिस्टम के लिए, कंबाइंड सिस्टम इज इंटरेक्टिंग विद अ सिंगल रिजर्वायर. केल्विन-प्लैंक स्टेटमेंट अगर आपको याद है, तो केल्विन-प्लैंक स्टेटमेंट के मुताबिक this work must be less than or equal to 0, क्योंकि केल्विन-प्लैंक स्टेटमेंट कह रहा है कि साइकिल में you cannot produce positive work if you are interacting only with a single reservoir, which means that the work done, that work transfer must be either 0 or less than 0. Less than 0 का मतलब ये है कि work done is on the system, not by the system. तो basically ये T reservoir ही बाहर बच गया, and because that is constant, so वो आप multiply करें ना करें, you get that inequality. So अगर आपको मेरे ख्याल में ये reasoning अभी समझ नहीं भी आई, you can look at that in detail, but at the end you get something very different. यहाँ पे अगर मैं आपको सिर्फ रिमाइंड कराने के लिए कह रहा हूँ कि ये यहाँ पे T रिजर्वायर यहाँ पे लिखा हुआ था, and because that is constant, so we just cancelled it out. ठीक है, क्योंकि हमें उस कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है इस टाइम पे. You just discovered a new inequality. But one thing is clear, that this quantity which you are integrating, this quantity, this must be a property. ये मैंने असल में यही क्वेश्चन आपसे उस टाइम पूछा था. This must be a property, क्योंकि property की definition आपको याद है क्या था? Property का definition ये था कि the change in a property, yeah, let's say this is one state and this is another state, and if you go from this through some process, so the change in a property must not depend on the details of this process. आप जिस मर्जी process को follow करें, as long as the initial state and the final state are the same, the change in property must not change. Yeah. So and because this inequality is telling you the same thing. Yeah. Cyclic. So this must be a property. Especially मैं अगर इसका reversible part देख लूं कि if everything is reversible, तो this in less than or equal की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे equal कर दूंगा, and now I'm claiming that okay,
I have a quantity which, if I evaluate changes in those quantities, yeah, over a cycle, I get a fixed value, and that does not depend on the path. So this must be a property. Okay. So now let's get back to that formulation. Now we want you. So अगर इस दौरान कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है इसका. We want to rewrite this inequality in different form, but before that, if you have any question, you can ask at this point. Okay, if there are no questions. So when you have an integral which is less than or equal to 0, and this is what we mean by Clausius inequality, तो इसको यहां से अब ये सिर्फ आपको सिर्फ ये पता चल रहा है कि नेगेटिव है, कितना नेगेटिव है ये पता नहीं चल रहा, ठीक है ना. So because we know why it's important, we know that this less than represents irreversibility and equal represents reversible processes. तो अब irreversibility कितनी ज्यादा है, कुछ चीजें ज्यादा irreversible होंगी, कुछ चीजें कम irreversible होंगी. Just saying that it is negative doesn't actually help. So we want to write that number. Okay, if I have this integral on the left hand side, instead of just saying it's negative or less than or equal to 0, I want to write the value, yeah, and I write it in such a way that I explicitly see the minus sign. So I write the minus sign explicitly, which means that the symbol which I am using after that must be positive, क्योंकि मैंने minus sign अलग लगा दिया. So this sigma cycle is some quantity which must be positive, and this represents the strength of this inequality. In other words, this the strength of irreversibility. ठीक है. So sigma cycle is the strength of irreversibility or strength of inequality. So now you can make three statements of this about this quantity, new quantity, sigma cycle. This sigma cycle can either be 0, and what that means, ये आपने याद रखना बहुत जरूरी है. This means that within the system, और ये हम सारी जितने भी ये हम बातें कर रहे हैं ना रिवर्सिबिलिटी की, we mean internal reversibility. ये आपको याद रखना चाहिए, internal reversibility. ठीक है. हम एक्सटर्नल की बात नहीं करना चाहते, क्योंकि एक्सटर्नली हम आपको याद होगा इस डेमोन्स्ट्रेशन में हमने सिस्टम को डिफाइन ऐसे किया हुआ है कि इफ देयर आर एनी इररिवर्सिबिलिटीज दैट मस्ट बी इन द सिस्टम. ठीक है. सराउंडिंग में हम एजम्पशन ये करते हैं कि वहां पे थर्मल रिजर्वायर है, और thermal reservoir by definition all the processes inside a thermal reservoir must be reversible, so all the irreversibilities are within the system. So यहाँ पे within का मतलब ये है कि internal की बात हो रही है. ठीक है. अच्छा, दूसरी possibility क्या है कि this is positive. Remember, positive का मतलब हम positive इसलिए कह रहे हैं कि वो minus sign हमने अलग लिया हुआ है. Yeah? So irreversibilities are present within the system, internal irreversibilities. और sigma less than equal to less than 0 is not possible. क्यों? क्योंकि अगर ये less than equal हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, इधर आप इसको प्लग करेंगे, ये this negative number will multiply, will get multiplied with that negative, and minus times minus is positive, और आपको पता है वो गलत है. We know it's not possible. ठीक है ना, क्योंकि वहां पे this inequality only means that the integral must be non-negative. अच्छा, ये एग्जाम्पल इसका स्पेशल केस है. बेसिकली मैंने आपको यही स्पेशल केस स्टार्ट में समझाया था ना. सो इफ यू अप्लाई दिस फॉर टू दैट अर्लियर सिनेरियो जिससे मैंने स्टार्ट किया था, QH/TH, ये वो केस है जिसमें आपके पास सिर्फ एक रिजर्वायर इधर है, एक इधर है, ये कोल्ड है, ये हॉट है. ठीक है, ये आपका सिस्टम है. सो QH/TH, QC/TC, इसको दूसरी साइड ले जाए तो माइनस हो जाएगा, एंड दिस मस्ट इक्वल 0. हमें पता है कि ये 0 है. ठीक है, और ये वैल्यूज आप प्लग करें तो यू विल गेट 0, इधर आपको 0 मिल जाएगा. ठीक, ये हमने कार्नो साइकिल के लिए था. हमें पता था कार्नो साइकिल के लिए आंसर 0 आना मस्ट है. क्यों?
क्या आपको पता है कार्नो साइकिल के सारे प्रोसेसेस क्या हैं? दे आर ऑल इंटरनली रिवर्सिबल। कोई और एग्जांपल आप उठाएं जिसमें रिवर्सिबिलिटी हो, तो वहां पे मेरे ख्याल में इसने एग्जांपल नहीं दिया होगा, लेकिन अगर मैं पीछे जाके कोई एग्जांपल देख लें, हमने मेरे ख्याल में एक एग्जांपल किया हुआ था जिसमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल भी था। किधर था वो? हाँ, ये आप कह रहे हैं एग्जांपल 5.1 में हमारे पास सिर्फ ये जो लास्ट केस था, ओनली दिस वाज ओनली इन दिस केस एवरीथिंग वाज रिवर्सिबल। ये जो दो केसेस हैं, इसके लिए आप ये इंटीग्रल कैलकुलेट करें, ये जो हमने भी किया है, डेल्टा क्यू ओवर टी। तो बल्कि कर लेते हैं इसको, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस फॉर पार्ट ए, ठीक है। पार्ट ए के लिए हम कर लेते हैं। पार्ट ए के लिए we want to calculate this integral, sorry, डी क्यू ना लिखे, क्यों? क्योंकि हमें पता है हीट ट्रांसफर जो है ना प्रॉपर्टी नहीं है। ये इंटरेस्टिंग चीज है कि हीट ट्रांसफर इज नॉट अ प्रॉपर्टी, बट हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर is a property. That is what we have discovered so far. अच्छा, तो इसमें कितने प्रोसेसेस हैं? आपको पता है इस एग्जांपल में एक हॉट है, एक कोल्ड है। सो दिस इज क्यू एच ओवर टी एच माइनस क्यू सी ओवर टी सी। क्यू एच क्या है इस केस में? 1000 किलो जॉल्स। और टी एच क्या है? 2000 केल्विन माइनस टीसी is 400 Kelvin. And what is QC? QC यहाँ पे given है। QC के लिए मेरे ख्याल में हम ये कर सकते हैं कि हमें एफिशिएंसी पता है ना, यहाँ पे एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला था? 1 माइनस क्यू सी ओवर क्यू एच, ये था ना। रिमेंबर ये when we say TC over TH, that is only for maximum efficiency, maximum possible. For general efficiency we have this formula. तो यहाँ पे आप देख लें कि इधर मैं लिख सकता हूँ 0.6, क्योंकि इधर से आ रहा है। और क्यू एच क्या है? क्यू एच इज 1000 या किलो joules. Can someone solve this equation and tell me what is QC? क्या आएगा इसका? ये उधर चला जाएगा और this will be 1 minus 0.6, which is 0.4, and 0.4 times 1000 is 400. Yeah, is that right? 400. गलत तो नहीं किया हमने? आई थिंक हमने ठीक किया है। तो इससे क्या आंसर आ रहा है बताएं मुझे क्विकली। This cancels out. This cancels out, so you have half minus 1, which is minus half. Minus half kilojoules per Kelvin. So you see the answer came out to be negative, which is just a confirmation that the processes in part A are, they have internal reversibilities. And you can check it for any other process. So इस चैप्टर
असल में छोटा सा चैप्टर था, इसमें एक्सरसाइजेस भी नहीं है। आज हमने बेसिकली ये कवर किया है, ये वाला। जस्ट रिमेंबर this thing that we have discovered a new property, and that property we don't have a name yet, but that property is the ratio of heat transfer to temperature. And this sigma cycle is the strength of irreversibility or inequality. कोई गेस कर सकता है कि ये प्रॉपर्टी क्या होगी? हो सकता है मैंने काफी दफा इसका नाम भी लिया हो इस कोर्स में। That is actually the next chapter. This will turn out to be what we call entropy. ठीक है? So we just start from that. So we have discovered a new system property called entropy. और ये diagram left side पे जो आपको नजर आ रहा है, this is just a reminder of what we mean by a property. So if I have a property, any property, and if I have a cycle, और cycle में जरूरी है कि वो क्या हो, reversible हो. ये reversible case में you would expect all the properties to retain their original values at the end of the cycle. तो यहाँ पे हम दो cycles imagine कर रहे हैं. You go from 1 to 2 through this process A, and then come back through this process, which is process C. तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपने देख ली तो उस प्रॉपर्टी की जो एंड वैल्यू है वो वापस आ जाएगी उस जगह पे. एंड सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि नहीं प्रोसेस ए तो ठीक है लेकिन प्रोसेस ए नहीं, सॉरी, instead of process A I follow process B. I go from 1 to 2 and then come back through the same process. So, and if all these three processes are reversible, then for some quantity to be a property, the integral of all the changes in such a property must be 0. वो सिग्मा को आप भूल जाए क्योंकि वो सिग्मा तब है जब वो इररिवर्सिबल हो. प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए हमें इररिवर्सिबल, अगर हम इररिवर्सिबल प्रोसेसेस यूज करेंगे तो वी विल नेवर बी एबल टू चेक वेदर समथिंग इज अ प्रॉपर्टी और नॉट. तो उसके लिए रिवर्सिबिलिटी जरूरी है. So if I let's say assume that A, B, C are all reversible, तो पिछले चैप्टर से आपने बेसिकली यही सीखा है कि you integrate from 1 to 2 this ratio delta Q over T, and you do this for process A, and you do the same for process B, and it will turn out to be 0 क्योंकि वो है रिवर्सिबल है दोनों तीनों. ठीक है? That's the definition of entropy change. ठीक है ना? So we have a new property called entropy, and if we represent that entropy by S, so we can say that okay, S2 minus S1. S2 minus S1 will be the change in that property as you go from state 1 to state 2. ठीक है ना? तो S2 minus S1 is the integral from 1 to 2. तो अगर आप इस इंटीग्रल को गौर से देखें तो जो आपका ये जो इंटीग्रेंड है, इंटीग्रेंड क्या है ये, एंड डोंट फॉरगेट दिस इंटरनली रिवर्सिबल थिंग. ठीक है? इसके बगैर ये डेफिनेशन वैलिड नहीं है. So this delta Q over T, this is not entropy, remember, this is the change in entropy. So इसका मतलब ये है कि इसको हम लिख सकते हैं ds. अब मैं ds लिख सकता हूं. dq लिखना गलत होगा क्योंकि मुझे पता है कि q is not a property. वहां पे मुझे डेल्टा ही लिखना पड़ेगा, but delta Q over T gives me the total differential because I know S is a property. So internally reversible
प्रोसेस का अगर पार्ट है ये चेंज, सो आई कैन सिंपली रिप्लेस दिस विद ds। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इसको अब देखना चाहता हूं तो हमने ये किया है कि 1 to 2 ds और ये है 1 to 2 ds, ये प्रोसेस ए है और ये प्रोसेस बी है। दोनों केस में चूंकि इक्वल है, इसका मतलब ये है कि whenever I say ds, I don't even need to know the details of the process. So from now onwards, I can simply say 1 to 2 ds equals so and so. This was not possible, for example, for one, इसके लिए पॉसिबल ना होगा। सिमिलरली अगर ये वर्क होता तो वर्क के लिए भी पॉसिबल ना होता। ठीक है, we must know the details of the process. So now this quantity we know is the heat transfer. It's actually wrong to say that it's equal to heat transfer divided by temperature, because heat transfer in a short region of space divided by temperature will give you the change in entropy. So what I wanted to say is that the units of heat transfer, which is joules, and the unit of temperature is Kelvin, this is the standard unit of entropy in SI systems, सिस्टम इंटरनेशनल। लेकिन इस बुक में चूंकि आपको पता है कि जॉल की जगह ये किलो जॉल यूज करता है, तो ए कन्वीनियंट यूनिट इन दिस कोर्स इज किलो जॉल पर केल्विन। ठीक है, यू विल सी दिस यूनिट किलो जॉल्स पर केल्विन, और इंग्लिश सिस्टम में जो है ना BTU पर रैंक कायम हो जाएगा। सो यू शुड रिमेंबर दीज यूनिट्स इन दिस कोर्स। अच्छा, एक चीज ये आपने ये आप पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन आई वांट टू जस्ट हैव अ क्विक डिस्कशन ऑन दैट। वो ये है कि the way we arrived at this new quantity, which we call entropy, there was only mathematical convenience. We discovered that the integral of something was less than or equal to 0, and then we um, removed the irreversibility, and when it is equal to 0, we realized that okay, oh, it's a property. So there was a mathematical argument behind it. तो ये इसी तरह हमने जो है ना एंथैल्पी भी डिस्कवर की थी, अगर आपको याद है एंथैल्पी। We found out that enthalpy H, which is U plus PV, this appeared in the when we analyzed the energy balance of a controlled volume. So अगर आप U plus PV को नया नाम दे दें, so a lot of mathematics get simplified. तो यहाँ पे भी यही है कि अच्छा, और ये जो एंट्रोपी वाला आर्गुमेंट है, ये मैथमेटिकल इसलिए लग रहा है क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, हम माइक्रोस्कोपिक्स में नहीं जा रहे हैं। इफ यू हैव टाइम टू स्टडी द माइक्रोस्कोपिकल फिनोमेना, तो वहां पे पता चलेगा कि आपको ये इस तरह की मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं चाहिए। वहां पे आपको फिजिकली पता चल जाएगा कि एंट्रोपी इज a measure of disorder. But to say that the entropy is a measure of disorder, need a probabilistic view, और probabilistic view के लिए वो in microscopic detail चाहिए, जो कि इस कोर्स में हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, so we have two different ways of approaching entropy. One is the macroscopic view. In the macroscopic view, which we are actually dealing with, entropy arises mathematically, but in microscopic dealing, this will turn out to be um, a measure of randomness. तो आपको सिर्फ इतना ही काफी है जानना। ओके, मेरे ख्याल में इसने नेक्स्ट चैप्टर में इसका थोड़ा सा हिंट दिया भी है ना। ठीक है, ये डिटेल तो नहीं किया इसने, लेकिन एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। सो असल में इसमें आप सिर्फ इतना प्रोबेबिलिटी एंड डिसऑर्डर एंड प्रोबेबिलिटी। मेरे ख्याल में एक और चीज भी शायद जरूरी है, और वो ये है कि इफ आई गो टू दिस
गो बैक टू दैट, बल्कि यहाँ पे इस आई कैन डिस्कस इट राइट देयर। इसमें अगर आप लेफ्ट साइड को देखें और राइट साइड को देखें तो एक चीज आपको नजर आएगी। इस इक्वेशन में आपके पास दो क्वांटिटीज है, ठीक है। एक आपको मिलेगा ये, ठीक है, और अच्छा यहाँ पे एक चीज बहुत जरूरी है कि मैं इसको राइट अवे इसको मैं ds नहीं कह सकता। क्या वजह क्या है बताएं? इट्स वेरी डेंजरस टू सिंपली रिप्लेस डेल्टा q ओवर t बाय ds। इसके लिए कंडीशन क्या है कि राइट साइड दिस मस्ट बी इवेल्युएटेड along some part. It doesn't need to be cyclic, but it must be evaluated along a process or a part of some process which is internally क्या रिवर्सिबल। जब तक वो रिवर्सिबल नहीं है आप इसको ds नहीं कह सकते, ध्यान में रखिए आप, ठीक है। which means कि अब आपको समझ भी आ जाएगी इसकी केस ने इस फॉर्म में इसको लेकर क्यों है। इसकी वजह आपको यहाँ पे समझ आएगी अभी। लेट्स से मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। लेट्स आई स्टार्ट विद दिस लेफ्ट साइड, ठीक है, और यहाँ पे इसने सिर्फ बाउंड्री लिखा है। बाउंड्री पे हो सकता है कुछ चीजें कुछ जगहों पे जो है ना कुछ हो रहा हो, कुछ हो रहा हो। तो अब मैं मतलब B is for boundary, B only signifies the boundary, but this circle signifies the cycle. अब लेट्स से मैं साइकिल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, पार्ट्स ऑफ द साइकिल, या मैं सिस्टम को समहाउ कंसेप्चुअली ब्रेक डाउन करता हूं एक ऐसे प्रोसेस में। आपको याद है हमने जब ये डेमोन्स्ट्रेशन की थी ना ये वाली, तो इसमें इसने कंसेप्चुअली आइसोलेट किया था किसको, रिवर्सिबल मैकेनिज्म्स को। तो अगर मैं उसको आइसोलेट कर दूं तो आई कैन ब्रेक दिस डाउन दिस इंटीग्रल into two integrals. Yeah, one integral will be entirely over a reversible cycle. मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ठीक है ये भी बाउंड्री है लेकिन ये रिवर्सिबल है, REV, इंटरनली रिवर्सिबल, INT। और जो दूसरा सब सिस्टम है वहां पे सब चीजें वो हैं इरिवर्सिबल है। So I just do the same again, boundary, and this is internally irreversible, ठीक है। अब मुझे पता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताएं। अभी तक जितनी भी डिस्कशन हुई है यू मस्ट बी एबल टू टेल मी कि इस फर्स्ट इंटीग्रल का की वैल्यू क्या होनी चाहिए। एनीवन? मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको आई कैन रिप्लेस दिस विद ds क्योंकि इंटरनली रिवर्सिबल है। सो आपको पता है कि प्रॉपर्टी ds इज s इज अ प्रॉपर्टी, सो ds और इसका ये दिस मस्ट इवेल्युएट टू 0 बाय डेफिनेशन, और राइट साइड पे आपको वो मिल जाएगा। तो अब आपको समझ आ गई कि ये जो सिग्मा साइकिल है, व्हाई इज दिस सिग्मा साइकिल ए मेजर ऑफ irreversibilities, क्योंकि दिस इज
a consequence of only the irreversible subsystem. Only this will equal to minus sigma cycle. मैं अगर चाहूं तो इस साइकिल की जगह मैं irreversible भी लिख सकता हूं, ठीक है. सो अब यहां पे अच्छा, और दूसरी बात ये भी है कि ये सारी रिवर्सिबिलिटी सिस्टम के अंदर है, ठीक है, ये सिस्टम के अंदर है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जो बाउंड्री पे if this delta Q is giving you the entropy change, तो इसको हम कहते हैं एंट्रोपी फ्लो. जब भी रिवर्सिबल प्रोसेसेस के थ्रू ये हो रहा हो तो उसको हम एंट्रोपी फ्लो कहेंगे. दिस इज अ टर्मिनोलॉजी, क्योंकि हमें पता है कि एंट्रोपी फ्लोज इन टू और आउट. अभी तक हमने इस कोर्स में जब भी हम हीट ट्रांसफर की बात करेंगे ना, हीट ट्रांसफर, तो हीट ट्रांसफर असल में अभी आप कह सकते हैं कि इट इज एंट्रोपी ट्रांसफर. एंट्रोपी ट्रांसफर, क्योंकि उसी हीट ट्रांसफर को आप टी पे डिवाइड करें ओवर ए स्मॉल रेंज तो दैट बिकम्स एंट्रोपी, ठीक है, अगर रिवर्सिबल है तो. और अगर इरिवर्सिबल है तो हम इसको फिर एंट्रोपी जनरेशन कहते हैं. सो यू मस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन एंट्रोपी फ्लो, एंट्रोपी फ्लो जब रिवर्सिबल हो, तो इरिवर्सिबल है तो उसको हम कहेंगे एंट्रोपी जनरेशन, क्योंकि सिस्टम के अंदर से वो जनरेट हो रही है, वो सराउंडिंग से नहीं आ रही. सराउंडिंग में हम अज्यूम करते हैं थर्मल रिजर्वायर, ठीक है. So I think that's all from entropy. We ये प्रोबेबिलिटी और डिसऑर्डर वाली चीज आप सिर्फ इतना नोट कर लें. मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि इरिवर्सिबिलिटी को चूंकि हम एंट्रोपी कहते हैं, और एंट्रोपी जनरेशन स्पेशली, एंट्रोपी जनरेशन इज समथिंग एसोसिएटेड with irreversibilities. तो आप इसको प्रोबेबिलिटी से अपने माइंड में ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि why do we say that certain processes are irreversible? Let's say you have some nice, by nice I mean organized scheme. आपने कुछ चीजों को एक तरतीब से रखा हुआ है, और मतलब इस आप ऐसे कह सकते हैं कि let's say you have a hot an object at a higher temperature, yeah, T high, and let's say there is an object at a lower temperature T C, और इनके दरमियान जो difference है, this difference can be seen as some form of order, because you know that this can be useful. Yeah. Order is something related to usefulness, ठीक है. जब भी आप order की बात करते हैं, so it's some kind of usefulness that you know this difference of temperature can be exploited in the form of heat transfer, and that heat transfer can be useful for some part of the world. अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है कि when that heat transfer is finished, then both these subsystems, they have a common temperature. So you have a distribution of energy which is the same everywhere. यहाँ पे distribution of energy same नहीं था, यहाँ पे energy ज्यादा थी, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि energy कम थी. Average energy, temperature is a measure of average energy. So why it is linked to probability? Because it is more probable for energy to be distributed, yeah, than it is to be organized, ठीक है ना. So that is one way of looking at it, ठीक है. या आप एक और फॉर्म इमेजिन कर सकते हैं. लेट्स से यू स्प्रे, ये मैंने शायद पहले दिन में एग्जांपल दी थी. लेट्स से आपके पास स्प्रे है और आप स्प्रे करते हैं किसी रूम में, तो उस टाइम पे you have created a kind of order where you have a difference of concentration in this part of the room and the rest of the room. Now, to maintain this difference is very unlikely. It has a low probability. But for this
difference to disappear, yeah, and for the entire room to have the same concentration of that new, let's say, fragrance, that is more likely. Yeah. So disorder is actually associated with high probability, and only random phenomena has high probability. ठीक है ना? So that is how you can connect it. लेकिन let's get back to this chapter. और यहाँ पे हमने अभी we will now resume something which we stopped in chapter 3. Chapter 3 में आपको याद है कि हमने properties की बातें की थी. We had properties of substances, properties, property evaluation, और आपको याद है कि हमने internal energy की बात की थी, entropy, specific volume, yeah, pressure, temperature, all those different properties. So now we have a new property, the entropy, and we would like to know कि उन tables से entropy को कैसे retrieve करते हैं. और वहां पे कुछ tables में तो आपने entropy देखा भी था, ठीक है ना? अब आपको समझ आइए कि वो कौन सी property थी, ठीक है? अच्छा, और ये भी जिस तरह बाकी प्रॉपर्टीज के लिए हमें पता होना चाहिए कि रेफरेंस क्या है, तो एंट्रोपी के लिए भी हमें पता होना चाहिए कि रेफरेंस क्या है. इफ यू वांट टू टेबुलेट एंट्रोपीज, क्योंकि आपको पता है द वे वी डिफाइन एंट्रोपी इज एज ए डिफरेंस. ये जो इंटीग्रल है, इट्स अ डिफरेंस फॉर इंटरनली रिवर्सिबल. तो जब तक आप आर्बिट्रेरीली किसी स्टेट को जीरो नहीं कहेंगे, एंड दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू डू, तो आपको याद होगा कि हमने कुछ टेबल्स में, फॉर एग्जांपल टेबल 18 में आप देख लें कि -40 डिग्री सेल्सियस विच इज द सेम एज -40 डिग्री फ़ारेनहाइट. इस पे आप अगर कुछ रेफ्रिजरेंट आप देखें, रेफ्रिजरेंट्स के लिए हमने उनको जीरो किया हुआ था, एंट्रोपी को हमने जीरो किया हुआ था, ठीक है. लेकिन वाटर के केस में आपको पता है हमने U को जीरो किया हुआ था. So when you set U to 0, that was done for water. There was even a question in session 2. Like for refrigerants, instead of setting U to 0, you set S to 0, and you set S to 0 at that particular temperature. That is how you define reference value. So बाकी इसके हिसाब से आ जाएंगे. और मेरे ख्याल में इसके बाद ये अगर मैं आपके सामने कर लूँ तो आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी. If you look at this equation, this is very similar to what we had before. Yeah. For example, specific volume के लिए क्या था कि specific volume of a mixture in saturation, yeah, saturated mixture, liquid vapor or solid liquid and so on. तो उसमें क्या होता कि liquid vapor में you had VF plus क्या था, X was the quality, X times Vg minus Vf. So we will have the same formula for entropy. It will be SF plus quality times Sg minus Sf, and you can rewrite this in this form. Basically ये मैंने ये लिख दिया. अगर आप चाहें तो आप इसको पहले वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 minus x times Sf plus x times Sg. और टेबल्स वही हैं जो हमने पहले यूज किए हैं, ठीक है. स्टैंडर्ड ये कैलकुलेशन आप देख लें, कोई there is nothing new in that. और आपको याद होगा कि लिक्विड डेटा के लिए हमारी assumption थी कि you assume compressed liquid, और compressed liquid में you go for saturation. Saturated table आप देखते हैं, which means that the entropy which you generally will be a function of temperature and pressure. लेकिन जिस तरह हमने specific volume और internal energy वगैरह के लिए किया था, enthalpy के लिए,
इसी तरह हम एंट्रोपी के लिए भी कहेंगे कि वी विल टेक द सैचुरेटेड वेपर, नहीं सैचुरेटेड लिक्विड, सॉरी, एफ। अब पता है ये प्रेशर डोम था, प्रेशर डोम था, हम यहाँ पे हमारे पास टेबल नहीं है कंप्रेस्ड लिक्विड के लिए, इसके लिए हम नियरेस्ट जो सैचुरेटेड स्टेट है विच इज सैचुरेटेड लिक्विड, तो that is what we mean by subscript F. So SF, and it only depends on temperature. The dependence on pressure is insignificant. तो ये आपको सारी वो चैप्टर 3 की बातें अब याद आ जाएंगी जो हमने बाकी प्रॉपर्टीज के लिए किया था, इसमें भी वही होगा। ठीक है, अच्छा, जिस तरह वहां पे हमारे पास डायग्राम्स थे, we had two types of diagrams. We had PV diagrams, yeah, and we had TV diagrams, TV diagrams. So now we can have TS diagrams. Simple compressible systems के लिए all you need to know is two properties. So अगर एक temperature है और दूसरा entropy है, so you are all fine. You don't need to worry about pressure and specific volume if you have a TS diagram, क्योंकि दो properties आपको चाहिए simple compressible systems के लिए. So इसमें बल्कि अगर मैं पिछले चैप्टर में जाऊं तो एक चीज आपको शायद इंटरेस्टिंग लगेगी. लेट्स गो बैक टू दैट कार्नो साइकिल. ये जो कार्नो साइकिल है, if this Carnot cycle, if we instead of using PV diagram, if I want to represent this by a TS diagram, तो कैसे होगा फिर ये? यहाँ पे क्या होगा T और यहाँ पे क्या होगा S. तो ये जो साइकिल है, this will look much simpler. Cycle will look like that. ठीक है ना? इसमें शायद मुझे कुछ और चीजें भी अभी याद आ रही हैं. आई डोंट नो कि हम कहीं टाइम से आगे तो नहीं भाग रहे हैं, लेकिन let me try to write it down and maybe you can connect it with something. जिस तरह ये integral PdV था ना, integral PdV gives you work, yeah, it gives you work done. So ये जो integral TdS है, this should give you heat transfer. Think about it. क्योंकि how did we define heat transfer which is done through a reversible process? Reversible process इसके लिए जरूरी है. अब पता है कि हमने ds को कैसे डिफाइन किया था? डेल्टा Q over T for a reversible process. तो इसको आप इन्वर्ट करें तो यही बनता है ना. You have to integrate, ये T इधर आ जाएगा, ठीक है, you multiply both side by T and delta Q. So delta Q is equal to TdS, assuming a reversible process. Then you integrate both sides and you get exactly that thing. So the integral from 1 to 2 TdS will give you the heat transfer during the process 1 to 2. And maybe I will try to, actually I want to connect it to as many things as possible, क्योंकि जरूरी नहीं कि आगे चैप्टर में वो आ रहा हो. Let me remind you something from, I don't know,
whether it was chapter 2 or chapter 3. It was definitely chapter 2. चैप्टर 2 में हमने डिफरेंट आपको याद होगा उसकी बात की थी, वर्क्स की, वर्क ट्रांसफर्स। आपको याद है हम बल्कि हम फर्स्ट लॉ में जब लिखते थे ना कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बल्कि हम कंट्रोल वॉल्यूम वाला लिख लेते हैं ना, चैप्टर 4 वाला, वो ज्यादा जनरल है, इसमें वो आ जाएगा। चैप्टर जो एनर्जी बैलेंस for a control volume, if we write that down, that is much more general. तो आपको याद होगा उसमें क्या था, लेफ्ट साइड पे हमारे पास था the time derivative of energy, and that was equal to Q dot CV minus W dot CV, और उसके बाद वो बाकी चीजें शुरू हो जाती थी, M dot times something and then M dot times something. This was probably for inlet and this was for all the exits, और समेशन भी थी इसमें, ठीक है। सो इफ वी, अब इस फॉर्म में रेडी नहीं है कि हम इसमें एंट्रोपी समहाउ इंट्रोड्यूस करें। अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें, नहीं ये इंटीग्रल वहां पे है, मकसद नहीं है उसका, सॉरी, वहां पे जो इंटीग्रल है वो तो पाथ इंटीग्रल है। सो इफ वी वांट वी कैन राइट दैट d over dt आउटसाइड, और अंदर जो QCV है I can write that as an integral, TDS, ठीक है। अगर वो रिवर्सिबल को फॉलो कर रहा है तो, अगर रिवर्सिबल को नहीं कर रहा तो फिर इसके लिए वो किसी और फॉर्म में होगा, वो फिर इसी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। So you can imagine rewriting those equations, और इस सारी चीजों का फायदा ये होगा कि maybe let's go back to chapter 1 and I had that generic picture that you have a system and you have a surrounding and many interactions can be seen as the flow in or out of some of the system, in or out, in or out। आपको याद है ये हमने इसके लिए क्वांटिटीज ढूंढी थी, कुछ केसेस में हम इसको मोमेंटम ट्रांसफर कहते थे, मोमेंटम ट्रांसफर, फिर हमने वर्क ट्रांसफर की बात की थी, हीट ट्रांसफर की हमने बात की थी, इसी तरह मास ट्रांसफर एंड सो ऑन। तो अब हीट ट्रांसफर को आप रिप्लेस कर सकते हैं एंट्रोपी ट्रांसफर से। हीट ट्रांसफर कैन बी रिप्लेस्ड विद एंट्रोपी ट्रांसफर। फर्क क्या हो गया हीट ट्रांसफर और एंट्रोपी ट्रांसफर में? फर्क ये है कि हीट वी नो इज नॉट अ प्रॉपर्टी, तो हीट ट्रांसफर वाज ओनली पॉसिबल टू डिफाइन एट अ बाउंड्री। आप ये नहीं कह सकते कि अंदर हीट आ गया, ठीक है, लेकिन उसी चीज को आप अगर एंट्रोपी ट्रांसफर कहते हैं तो यू कैन से दैट एंट्रोपी फ्लो मींस दैट एंट्रोपी बाहर से अंदर आ गई, ठीक है ना, और entropy out of the system, entropy into the system, and because entropy is a property, so you don't have to be very careful with the language, ठीक है। और आपको याद है कि हमने चूंकि PV और TV डायग्राम्स देखे थे, तो ये TS डायग्राम में भी आपको वही प्रेशर डोम देखो ना, और सैचुरेशन, और वो देखो ना एग्जैक्टली वही पिक्चर यहाँ पे आ रहा है। द डायग्राम विल लुक अ बिट डिफरेंट, क्योंकि जारी बात है आपके पास you can imagine TS diagram and you can imagine HS diagram, enthalpy,
तो ये दो टाइप की डायग्राम्स आपको मिलेंगे। टेबल्स कोई चेंज नहीं हो रहे, टेबल्स वही है जो हम पहले यूज करते रहे। अच्छा, वो TDS इक्वेशन आ गया है इधर जो मैं बताना चाह रहा था, TDS इक्वेशंस। मेरे ख्याल में इसको हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे कि थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको हिंट दे दिया। We will rewrite the first law of thermodynamics for a closed system and for a control volume next time. और मेरे ख्याल में आपको ऑलरेडी मैं enough hints दे चुका हूँ। Think about this and maybe next time you will be in a better position to understand such equations. कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इस टाइम, हमारे पास है कुछ टाइम क्वेश्चंस का। और ये जो एग्जांपल है, ये टेबल्स आप खुद इवेलुएट कर दें, क्योंकि वी हैव यूज दोस टेबल्स मेनी टाइम्स, ठीक है ना। सुपर हीटेड वेपर और ये सारी जगह ना हम यूज करते रहे, ठीक है। अच्छा, ये मोलियर डायग्राम इसको किसको कह रहा है? ये शायद मेरी नजर से रह गया। मोलियर डायग्राम कौन सा है? ये कहीं ये तो नहीं है, मेरे ख्याल में यही है, एंथैल्पी एंट्रोपी। हाँ, ये जो सेकंड डायग्राम है राइट साइड पे, ये वाला, ये जो डायग्राम है, ये इसको ये मोलियर पता नहीं क्या मोलियर डायग्राम कहता है, ठीक है। जस्ट नेम, you should not care too much about these names, क्योंकि आपके लिए ये you just need two properties, TS, PV, TH, HS। so आप HS को मोलियर डायग्राम का डायग्राम कहते हैं, ठीक है। टेबल कौन सा, इसमें टेबल नहीं दिया। हाँ, टेबल देखो ना, टेबल वही है, टेबल A3 A4। हम टेबल, ये दो टेबल्स काफी दफा यूज कर चुके हैं, ठीक है। सैचुरेट, वो सुपर हीटेड वेपर के लिए। क्वेश्चन है this time? We have 4 to 5 minutes for questions. So if there are no more questions, I can close this. At least I can stop the recording.